सो हेलो किंग्स, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डुओलिंगो का जो टेस्ट होता है वो तुम्हारे सामने मैं लाइव दूंगा और बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन डुओलिंगो के बारे में, जैसे कि कितना स्कोर लाने पे कितने मार्क्स मिलेंगे रियल में, प्रैक्टिस टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रियल टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और कंपैरिजन करेंगे आइल्स के साथ। तो सबसे पहले तुम्हें डुओलिंगो का टेस्ट देना है तो हमें जाना पड़ेगा डुओलिंगो की वेबसाइट पे। तो फटाफट से मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाओ और स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि डुओलिंगो वेबसाइट कैसे देना है, कहाँ पे जाना है और टेस्ट फ्री में कैसे देते हैं, उसके लिए इस वीडियो पे जाओ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें जाना है english-test.duolingo.com पे। यहाँ पे तुम्हें एक ऐसा इंटरफेरेंस मिलेगा। तो उसके बाद तीन चीजें तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो डुओलिंगो देने का फायदा बताता हूँ। पहले, आइल्स से बहुत ईजी है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आइल्स से बहुत सस्ता है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, ऑलमोस्ट 4000 इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्टेड है एडमिशन के लिए, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो मतलब फायदे बहुत हैं इसके। सिंपल सी चीज़ ये है कि 4000 इंस्टीट्यूट में अगर तुम्हारा इसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंक्लूड है नहीं है, उसको देखने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा फाइन इंस्टीट्यूट के अंदर। तो तुम कुछ ऐसे पेज पे लैंड करोगे। तो यहाँ पे जैसे मेरा था यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट, तो मैंने सर्च किया और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो आ गया मेरे कॉलेज की वेबसाइट पे। तो कॉलेज की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ कि अगर डुओलिंगो में 110 स्कोर करता हूँ मिनिमम, तो मैं एडमिशन सिक्योर कर सकता हूँ इस कॉलेज के अंदर। और इसमें एक चीज और है, मिनिमम मुझे 100 स्कोर करने हैं लिटरेसी एंड प्रोडक्शन के, मतलब दोनों का एवरेज 100 होना चाहिए। अब ये दोनों चीज क्या है अभी समझाता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड कैसा स्कोर दिखता है। तो जो डुओलिंगो का स्कोर आएगा ना, वो एक नंबर से आएगा। मान लो 120 या 130 तुम्हारा जो भी आया। तो डुओलिंगो में 4 सेक्शंस होते हैं जो तुम्हें जज करता है। वन इज लिटरेसी, सेकंड इज कॉम्प्रिहेंशन, फिर थर्ड इज कन्वर्सेशन और फिर प्रोडक्शन। तो हर एक सब सेक्शन का एक एबिलिटी है। तो जैसे जैसे लिटरेसी की है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कॉम्प्रिहेंशन की है एबिलिटी टू लिसन एंड रीड, कॉन्वर्सेशन की स्पीक एंड लिसन, और प्रोडक्शन की राइट एंड स्पीक। तो इसका मतलब मुझे मेरे कॉलेज में लिटरेसी एंड प्रोडक्शन में मुझे 100 लाने कम से कम एवरेज। लिटरेसी और प्रोडक्शन में मुझे 100 चाहिए कम से कम। और अब मुझे ये कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे किस सेक्शन में कितने आया, वो दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो जैसे मेरे 130 का स्कोर आया था, मैंने 2022 में दिया था एग्जाम। तो हर एक इंडिविजुअल सब सेक्शन का स्कोर आता है इसमें, जिसमें हर चीज़ चेक करी जाती है। लिटरेसी में कितना है, कॉम्प्रिहेंशन में कितने हैं, कॉन्वर्सेशन में कितना है, प्रोडक्शन में कितने हैं। तो ये मेरा कुछ रिजल्ट है। तो मुझे लगता है कि मैं अब शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ कि मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक और कैसे तैयारी करी थी। और एक छोटा सा मॉक टेस्ट देते हैं लाइव तुम्हारे सामने, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट के 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि तुम ये देख सकते हो कि रियल टेस्ट कैसा दिखने वाला है, ऑल्दो थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है नॉर्मल प्रैक्टिस टेस्ट से। सेकंड, 15 मिनट से 20 मिनट लगते हैं प्रैक्टिस टेस्ट को देने में। और आई सजेस्ट कि कम से कम भी 20 से 30 बार प्रैक्टिस टेस्ट देना, उसके बाद ही रियल टेस्ट पे जाना। और उसके बाद एक अनऑफिशियल स्कोर मिलता है जो कि तुम्हें बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम रियल में कितना स्कोर कर पाओगे। तो तुम्हें एक रेंज मिलेगी इसके अंदर, वो रेंज मुझे लिख देना कमेंट सेक्शन में। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें रियल डुओलिंगो में कितना स्कोर को तुम कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये छोटी मोटी चेकिंग करेगा, रियल में भी चेकिंग होती है, वेबकैम की, कैमरास की, सब कुछ चेक होता है। तो देखो, पहला सेट ऑफ क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश वर्ड्स मुझे बताने हैं इस लिस्ट के अंदर। तो मैं आपको जैसे ये बताता हूँ कि हर एक वर्ड सुनेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या वो रियल वर्ड है नहीं है। इसका ट्रिक यही है कि हर वर्ड 2 बार सुनो। पहले सारे सुनो, जो समझ में आ रहा हो टिक कर दो, फिर जो बच गए फिर वो दोबारा सुनो। बैथ, वर्ल्ड पता नहीं, कॉफ्टर पता नहीं, ऑफन, एंड, बिफोर, पेपर, फोटोगो, सोफस, कॉफ्टर। 6 वर्ड्स मुझे लगे कि ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वाज शी बोर्न। तो देखो, इस वाले में क्या करना होता है ना, इसमें ये एक ऑडियो आउटपुट करता है, हमें सुन के लिखना है कि उसने क्या बोला है। 3 बार रिप्ले कर सकते हो तुम। और इंश्योर करना कि तुम पहले बार जब सुनो ना, तो जो समझ में आए वो लिख दो। सेकंड टाइम तब रिप्ले करो जब तुम्हें बचा हुआ लिखना हो। और थर्ड टाइम से चेक करने के लिए कि तुमने कोई गलती तो नहीं करी लिखने में। When was she born? When was she born? ठीक है, सही लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इस वाले में हमें इंग्लिश वर्ड को सेलेक्ट करना है, जो कि ठीक है। अब वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तुम्हारी इसके लिए, तो वोकैबलरी पे थोड़ा ध्यान देना। कॉर्नर, डील, सिग्नेचर, अनफॉरगेटेबल,
रिग्रेट, मेरे को तो यार ये ठीक लग रहे हैं, बाकी मुझे पता है थोड़े से और भी हो सकते हैं ठीक इसके अंदर। ये वाला मेरा फेवरेट है। इसके अंदर क्या करना होता है ना, मिसिंग लेटर्स को फिल करना होता है। अब ट्रिक ये है कि पहला तुम्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और तुम्हारा माइंड उस वर्ड को ऑटो फिल कर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एज अ पेरेंट यू नीड टू हैव अ फर्म बट काइंड अप्रोच टू रेजिंग योर किड. इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेट अ प्रीसिडेंट फॉर from the beginnings so that your children know is what is not. ये क्या था भाई? So that your children know what is and what is not appropriate. Correct है. Your program is that allow. तो देखो, जब फंस जाओ ना तब वही है, पूरा पूरा पढ़ो तभी समझ में आता है. योर program is is that you allows your children to run roughshod. क्या हो सकता है? टू, अच्छा हाँ, ओवर यू, दे हैव अपर हैंड, यू नीड टू रीअसर्ट कंट्रोल. मोटा मोटा मैं ऐसे ही करता इसको, और इतना भी कर लोगे तो बहुत है. नेक्स्ट चलते हैं. डिस्क्राइब द पिक्चर. 1 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करनी है पिक्चर में क्या दिख रहा है तुम्हें. बहुत इजी है इस वाले में, सिर्फ यही लिखना है. लिखना कैसे है कि यार, अ पिकनिक स्पॉट वेयर पीपल आर here for boating on the weekend and you can, and there are mountains which are very scenic. This is a tourist place where people come and visit on weekends with their family for boating and they enjoy the mountain view. ठीक है, ऐसा लिखना है. मैंने फटाफट लिखा है. अब इस वाले में क्या करना है, रिकॉर्ड योरसेल्फ सेइंग द स्टेटमेंट बिलो. मतलब मुझे जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना, द टीचर हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद द स्टूडेंट, मुझे ये चीज़ बोल के रिकॉर्ड करनी है. ठीक है, तो बहुत धीरे बोलना, बहुत क्लैरिटी से बोलना. ठीक है, अगर तुम्हारा माइक खराब है, तुम्हारा अच्छी क्वालिटी का माइक नहीं है, तो इंश्योर कि धीरे और बिल्कुल आराम से बोलना. द टीचर हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद द स्टूडेंट. अब देखो, मुझे इतना तो कंफर्म है कि ये होते ही हैं. अब मुझे वो टिक करना है जो मुझे लगता है हो सकते हैं, तो मुझे ओवरिश लग रहा है. बाकी मुझे आई एम नॉट श्योर. ये बस वो है कि एक रिस्क लेना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसके साथ जाऊँगा. रिकॉर्ड करना है इस वाले में. दिस क्लास विल बी यूज्ड फॉर द फाइनल एग्जाम. My watch ahead by 2 minutes. आई हैव टू सेट माई वॉच ahead I have to set my watch ahead by 2 minutes. by 2 minutes. तो देखा, जैसे मैंने किया, मुझे जितना आया पहले मैंने उतना लिख दिया. उसके बाद जब मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने दोबारा सुना. अब थर्ड बार चेक करूंगा कि मैंने सही लिखा है पूरा नहीं. I have to set my watch ahead by डन है. चलो नेक्स्ट. इंग्लिश वर्ड्स. रिटेलर, ट्रूडेंट, शटर, intellect, इंटेलेक्ट, pinpoint. पिनपॉइंट, इंडवर्ट, रिसेंसली, exterior, स्टीरियर. Animation. देखो, एनिमेशन तो होता है, एनिमेशन क्या होता है मेरे को नहीं पता, तो मुझे तो ये 4-5 वर्ड ही ठीक लगे. invert, recently, exterior, invert, invert, इतने नहीं लगे. चलते हैं आगे. इट इज पॉसिबल दैट ही विल पास द एग्जाम. Ismail was born in England on his father, Sir Chinese Ismail, was a member of the Viceroy Legislative Council and his mother, British Ellen, was the daughter of Colonel Army. So समझ गए ना, ऐसे लिखना है. पूरा पढ़ते जाओ और तुम्हारा माइंड है ना अपना फिल करता रहेगा चीज़ों को. नेक्स्ट. इंग्लिश करने हैं. ठीक है. शटर्ड, फॉर्मिडेबल, सेंटीमेंट, मोनोली, सुपरफिशियल, कैपिटल, वर्सेटाइल, लेजिटिमेट, डन है. तो वोकैबुलरी पे ध्यान देना. अब आगे रीडिंग पार्ट. ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी टेंस हो जाता है कई बच्चों के लिए. तो इसका सिंपल आंसर ये है, क्वेश्चन के आंसर लिखो और फटाफट से शुरू कर दो पढ़ना. In the year 2030, the car will be made entirely different. Instead of being made of plastic and glass as they function now, they will be dash. In the year 2030, the car will be made different. Instead of being plastic as they function now, they will be manufacturing from biodegradable material instead of being produced in factory by human hands. The dash will be produced by robot. तो मुझे dash fill करना है, तो आगे का पढ़ना है, पीछे का भी पढ़ना है. The material will be produced by robots. The cars will be produced by robots working independently in large house. The factory will dash. The factory make all use supply
gather the factory will gather all necessary raw material होने वाला है इसका तो, and bring them to the, ठीक है, गैदर ही था। देखो यहाँ पे तुम्हें आंसर भी दिख जाएगा कि तुमने ठीक किया नहीं किया। अब मुझे इस वाले क्वेश्चन में जो बीच का पैराग्राफ है ना वो फिल करना है, तो मैंने ऊपर का तो पढ़ ही चुका हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा है वो, एक बार नीचे का पढ़ लेता हूँ और मुझे बीच का आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया कि कैसे हम एक आगे कार्स का फ्यूचर देख सकते हैं कि हमें बस फैक्ट्री में पूरा रोबोट से गाड़ियाँ बन जाएंगी। और यहाँ पे ये बता गया है कि देखो कंपोनेंट्स ऑफ कार है ना वो अलग बनाए जाएंगे, फिर जो रोबोट्स होंगे वो अटैच कर देंगे और राइट प्लेस पे, और फ्रेम और बॉडी बन जाएगी। तो मुझे आइडिया हो गया। अब पढ़ता हूँ फटाफट से चारों ऑप्शन, फिर बताता हूँ कौन सा सही होगा। अब मुझे हाईलाइट करना है और ये बताना है कि जो ये टाइटल है इसका आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट विल कार्स बी मेड ऑफ इन द ईयर 2020। तो यहाँ पे याद है ये रहा, दे विल बी मेड फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो इसका आंसर ये है। अब व्हाट विल बी डन विद द फ्रेम एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द कार आफ्टर द असेंबल। व्हाट विल बी डन विद द फ्रेम, देखो क्या लिखा हुआ है कि फ्रेम और बॉडी पार्ट के असेंबली के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द फ्रेम एंड बॉडी पार्ट टेकन असेंबल द कंप्यूटर इन द वेयरहाउस विल ब्रिंग द पार्ट टुगेदर एंड क्रिएट अ फुल्ली फंक्शनल कार। आई एम सॉरी मैं तेज बोल रहा हूँ, बट ये अब मुझे बताना है कि क्या आइडिया एक्सप्रेस किया गया है इस पैराग्राफ के अंदर, मतलब क्या ऑथर ने सोचा होगा। Instead of being assembled in factory, the car will be assembled in a warehouse, ठीक है, और at least will be used, ठीक है, effective production, ठीक है, ठीक है, मुझे तो ये लग रहा है, ठीक है, मुझे तो लग रहा है। देखो इसका ना कोई सही आंसर नहीं पता मेरे को, बट ये है कि हाँ मेरे को ठीक लग रहा है तो ये कर दिया। अब टाइटल बताना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है टाइटल मेरे हिसाब से होना चाहिए एडवांसमेंट रोबोटिक्स की। मुझे हम बताएंगे कि रोबोट्स कैसे एडवांस हो जाएंगे और कैसे एक फुल्ली फंक्शनल कार बना देंगे। तो दिस इज द गेस, क्योंकि कार डिज़ाइन की बात यहाँ पे नहीं करी गई है, कार का फ्यूचर नहीं बताया गया। कार तो मतलब से बताया गया कि वो बनेंगी कैसे, तो कार का फ्यूचर की बात नहीं करी गई है। और ये हो सकता है कि हिस्ट्री ऑफ द असेंबली लाइन, क्योंकि बताया गया कि फ्यूचर में एक हिस्ट्री बन जाएगी असेंबली लाइन। बट ठीक है, मुझे मेक सेंस यहाँ पे लग रहा है, तो लेट्स गो विद इट। राइट अबाउट द टॉपिक बिलो। अब इस पे मुझे लिखना है मैनी पीपल विजिट म्यूजियम व्हेन दे ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, वुड व्हाई डू यू थिंक पीपल विजिट म्यूजियम। अब देखो अगेन सेम बात, मैं अभी अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि तुम इसका फ्लो कैसे बना सकते हो। मैं लिखूंगा नहीं, बट आई कैन टेल यू कि तुम इसका फ्लो कैसे बना सकते हो। तो म्यूजियम में क्यों जाते हैं लोग, पहले 2 मिनट सोचना है और ये देखना है कि यार म्यूजियम में जाते हैं लोग अपना हेरिटेज देखने के लिए, अपनी हिस्ट्री देखने के लिए, पहले क्या होता था उसको जानने के लिए। तो यही चीज़ देखनी है कि कुछ लोग जाते हैं फॉर द हेरिटेज, फॉर द हिस्ट्री, फॉर नोइंग थिंग्स जो पास्ट में होती थी, अपने एंसेस्टर के बारे में जानने के लिए। कुछ लोग जाते हैं फॉर द पिकनिक, फॉर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, फॉर गेट अ ट्रिप, और ऐसे करके तुम लिख सकते हो यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट फ्लो एक सेम रहना चाहिए कि तुम इस क्वेश्चन को समझो और उसका आंसर दो, ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये बता दिया कि हाँ भाई लोग नए जगह जाते हैं, तो वहाँ पे म्यूज़ियम में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए, वो जो जिस नई जगह पे गए हैं वहाँ का क्या कल्चर रहा है, वो सिटी ऐसी क्यों डेवलप हुई, वहाँ का जो पुराना कल्चर है वो कैसा था और अब कैसा हो चुका है। तो बहुत चीज़ें हैं, ये रीज़न है म्यूज़ियम जाने का नई जगहों पे। और या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो तुम उसको भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है। बट मोटा मोटा सिंपल सा रीज़न ये है कि तुम्हें समझना है और अच्छे से टाइम लेके इसको करना है। देखो यार मेरे पास टाइम है थोड़ा सा भी, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है। तो मैं इस टेस्ट को दिन के अंदर देखो 15 से 20 मिनट का टेस्ट होता है ना, तो कम से कम 3 बार तो दे सकते हो दिन के अंदर, जब भी टाइम मिले 15 से 20 मिनट का टाइम निकालो और दिन में 3 बार दो, सुबह या शाम को, दोपहर में, तुम्हारी मर्जी है कैसे। स्पीक आउट द टॉपिक बिलो फॉर 90 सेकेंड। 90 सेकेंड्स होंगे इसमें तुम्हारे पास, और तुम्हें 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। इसमें तुम्हें बोलना पड़ेगा, तो एक अच्छा माइक लेकर रखना, या माइक कॉल जो उसका माइक को साफ कर लेना। 3 चीज़ें बात करेंगे। What are the way clothing can express a person's identity? How important is fashion to you? And what are the things you give express identity? तो 1 by 1 चलने वाले, first what are ways that clothing can express a person's identity? So clothing can tell you about a person's culture. Clothing can
टेल यू अबाउट अ पर्सनस बिहेवियर, क्योंकि कई लोग आउट फैशन रहते हैं, कई लोग सिंपल ड्रेस करते हैं, कई लोग अपना ट्रेडिशनल पहनते हैं, कई लोग अपना मॉडर्न पहनते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो हमें फैशन से पता कर सकते हैं। हाउ फैशन इज पॉइंटेड टू, फैशन कैन बी आइडेंटिटी. Fashion is very important to a person because it gives the outlook a very good perspective, and what things you wear to express your identity. I normally wear normal casual dress to look good in my office and also to be very comfortable. तो ऐसे करके तुम्हें बोलना है 90 मिनट तक। तो इसका एडवाइस ये है कि धीरे बोलना है और मेक सेंस करना है, मतलब लॉजिक होना चाहिए तुम्हारी बात के अंदर। कुछ भी नहीं बोलना कि अच्छा लगता है, इम्प्रेस करने के लिए करते हैं लड़कियों को, ये सब नहीं बोलना, जो अच्छा लगे वो को। अब आता है सैम्पल, राइटिंग सैम्पल। तो जैसे कि मैंने बोला है 90 सेकंड में, अब मुझे एक ऐसा ही टॉपिक मिलेगा जैसे डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री वेयर यू लिव करेंटली, हाउ डज द ज्योग्राफी कैन अफेक्ट द पीपल एंड कल्चर। तो अब मुझे लिखना है यहाँ पे। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अगेन बहुत टाइम लग जाएगा, मैं समझा देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो ज्योग्राफी जो होती है वो एक तो मैं तुम्हें एक फ्लो समझाता हूँ तुम्हें कैसे करना है। तो फ्लो में ये रहेगा कि देखो, यहाँ कंट्री में रहते हो तुम, उसके बारे में सोचो पहले, तो फिर ये सोचो कि कितने तुम्हारे पास यहाँ पे मतलब ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं और फॉरेस्ट भी हैं। तो बहुत डिफरेंट ज्योग्राफी है हमारे इंडिया की। इट्स अ वेरी बिग कंट्री। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड हैव मेनी ज्योग्राफिकल factors such as we have mountains, we have rainforest, we have plains, we have everything, you know, snow, land, desert, everything we have, and how it affects people and culture. See like इसमें ऐसा रख सकते हैं, जो लोग पहाड़ों में पैदा होते हैं वो लोग ठंड को सहन ज़्यादा कर सकते हैं, जो लोग वेस्ट साइड पैदा होते हैं वो लोग थोड़ा सा गर्मी को सहन कर सकते हैं। साउथ इंडियन वाले थोड़ा सा कल्चरली डिफरेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे फिश का ज़्यादा कंजप्शन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सी लाइन बॉर्डर लाइन है हमारी वहाँ पे। तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। जो बीच पे रहते हैं वो लोग थोड़ा सा फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल है थोड़ी। तो ऐसे करके तुम्हें 5 मिनट तक इसके बारे में लिखना है, एक फ्लो मेंटेन करके रखना है कि तुम हर इशू को एड्रेस एक पैटर्न में कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कर करके हमें पूरा एक पैराग्राफ लिखना है 5 मिनट तक। तो यही है, इसमें मुझे लगता नहीं ज़्यादा इशू आने वाला है। राइटिंग में, स्पीकिंग में ज़्यादा इशू नहीं आएगा तुम्हें। जो इशू आ सकता है वो फिल इन द गैप में आ सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट लिखना होता है। यहाँ पे बस अपने स्पेलिंग और अपना सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है उस पर ध्यान देना है, और वो डेवलप होएगी कैसे। रीड न्यूज़पेपर, रीड आर्टिकल्स, रीड बुक्स, न्यूज़ सुनो, आर्टिकल्स पढ़ो, मतलब, और नॉट जस्ट न्यूज़ वाले आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब कोई भी टॉपिक के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ पढ़ लिया और कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ते रहो ताकि तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि कहाँ पे कैसे एक सेंटेंस फॉर्म होता है। अब इस वाले में हमें अपने कैमरे में देखना है और फ्रेम में रहना है, और मुझे जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट उस पर बोलना है कुछ टाइम के लिए। तो मुझे 3 मिनट के लिए इस पर बोलना है कि नेम अ पर्सन फ्रॉम हिस्ट्री यू एडमायर, व्हाट डू यू एडमायर दैट पर्सन एंड व्हाट डू यू थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम देम। नाउ दिस क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन का एक तुम्हें बहुत ईजी सा मैं तुम्हें एक वो दे देता हूँ कि देखो, जो तुम्हारा चेक करेगा पेपर वो पता नहीं कहाँ से होगा, इंडिया का होगा, बाहर का होगा। तो एक ऐसा इंसान जो, मतलब बेसिकली तुम्हें ना जीके टेस्ट हो रही है तुम्हारे यहाँ पे एबिलिटी टू स्पीक टेस्ट हो रही है, तुम कितना कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। तो अगर मुझसे अगर पूछा गया है कि हाँ नेम अ पर्सन यू रियली एडमायर, तो आई कैन से द पर्सन फ्रॉम द हिस्ट्री आई कैन एडमायर इज Manekshaw sir, which was the army admiral, and he was the first admiral of the army. And why do you think you admire? Because he was very courageous and he led our army team and won the war with the other countries. And what we can learn from them, we can learn the courage from him, and how to stand against the odd, and how to lead an army, how to lead a number of people, you know, how to build something which is built out of courage. दिस इज़ हाउ यू कैन स्पीक, और यू कैन मतलब अभी तो मैं देखो ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ अगेन, बट समझ जाओ मेरा पॉइंट क्या है कि माइंड में पहले ही, दिमाग टाइम से पहले ही सब कुछ सोच के रखना है। और एक छोटा सा पेपर रख लो चाहे अपने पास, और पेपर में लिख सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि तुम ऊपर से नहीं देख सकते। इस वाले में बस तुम्हें, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें सामने कैमरे की तरफ देखना है और तुम्हें अपनी चीज़ें बोलनी है जो तुम बोलना चाहते हो। तो देखो, जो मेरा स्कोर आया वो है 95 to 135, विच इज़ अ गुड स्कोर। अब
मैंने तो बहुत चीज़ें छोड़ी हैं तब जाके मैं इतना स्कोर कर पाया हूँ। तुम अच्छे से दोगे ना, तुम मुझे पता है तुम इससे अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इफ़ यू थिंक ना 135 टू 195 मैं अगर स्कोर कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अराउंड से 130 स्कोर कर दूंगा जब मैं रियल आइल्स दूंगा। और अगेन प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। और तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारा स्कोर कितना है जब तुमने आइल्स का टेस्ट दिया। कोई भी टिप मेरे से मिस हो गई हो या तुम कुछ ऐड करना चाहते हो, लेट्स हेल्प दिस कम्युनिटी। लोगों को कमेंट में बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारे हैक्स और ट्रिक्स क्या रही है, ताकि और लोग तुमसे सीख सकें और ये रिजल्ट, ये एग्ज़ाम पास कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ भी कमेंट हो तो कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। पीस।